हम उस वक्त तकरीबन शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान की सरहद पर मौजूद थे। वादी शवाल का इलाका शुमाली वजीरिस्तान में आता है। अगर डेरा इस्माइल खान से वजीरिस्तान की हदूद में दाखिल हों तो कोड़ कला के बाद जो पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है वो अफगानिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाता है। रास्ते में जहाँ कहीं आबादियाँ हैं या तो वो पहाड़ी ढलानों पर बनी हुई हैं या पहाड़ियों में घिरी हुई वादियाँ हैं। शवाल वादी भी शुमालन जुनूबन फैली हुई काफी वसी वादी है जिसमें छोटी बड़ी काफी आबादियाँ मौजूद हैं। इसी में एक बड़ी आबादी अलाम खेल की आबादी थी जिसका मुशीर या सरदार कबील खान था, लेकिन वो वहाँ कम ही मिलता था। वजीरिस्तान के हर सरदार के पास अपनी जाती फौज होती है जिसे लश्कर कहते हैं। जिसके पास जितना बड़ा लश्कर होता है वो उतना बड़ा सरदार होता है। और दुश्मन ममालिक की जो एजेंसियां उस इलाके में मसरूफ हैं वो भी उमूमी तौर पर बड़े सरदारों ही को अपना आलाएकार बनाने में दिलचस्पी लेते हैं। कबील खान पर बैक वक्त इंडियन, इसराइली और अमरीकी एजेंसियां खासी मेहरबान थीं। उसकी कार्रवाइयों का दायरा कार शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के अलावा पाकिस्तान के पुरअमन शहरों तक फैला हुआ था। और ये तो उसूल है कि जितना बड़ा मुजरिम हो वो उतना ज्यादा ही अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करता है। शुरू में वो पाक फौज के खिलाफ दरपर्दा काम करता था, लेकिन चंद माह से वो खुल्लम खुल्ला सामने आ गया था। उसका ताल्लुक वजीर कौम से था, इसलिए वजीर कौम के काफी सरदारों ने उसके साथ इल्हाक किया हुआ था। मगर उसके लश्कर का हिस्सा सिर्फ वजीर कौम के जवान नहीं थे। गुर्बत, जहालत और माशरे में फैली नाइंसाफी के डसे हुए कई जवान और उधेड़ उम्र के अफराद जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखते थे उसके लश्कर का हिस्सा थे। यूं भी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाली बड़ी कौमें जिनमें वजीर, महसूद और तावड़ शामिल हैं, सारे दहशतगर्द नहीं हैं। इन अक़वाम के बहुत से लोग तो पाक फौज, FC और रेंजर में शामिल होकर मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। इसके अलावा भी अक्सरियत ऐसों की है जो अमन पसंद और मुहिब्बे वतन हैं और पाक फौज के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई को गलत समझते हैं। इसलिए ये सोच के वजीरिस्तान के तमाम लोग ही पाक फौज और पाकिस्तान के खिलाफ हैं निहायत गलत और अदलो इंसाफ के मनाफी है। देखा जाए तो दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। आज दज्जाली मीडिया ने दहशतगर्दी को फकत इस्लाम के साथ नत्थी किया हुआ है, हालांकि ये बात शवाहिद और दलाइल के बिल्कुल खिलाफ है। अलबत्ता ऐसे शवाहिद को ना तो मीडिया पर पेश किया जाता है और ना ऐसे दलाइल को कोई लिबरल और मगरबी सोच रखने वाला पसंद करता है। मैं बजाते खुद दहशतगर्दों से कई बार रूबरू मुकाबला कर चुका हूँ, उनसे मिल चुका हूँ और उनके ख्यालात बड़ी बारीक बीनी से जान चुका हूँ। उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो इस्लाम की मोहब्बत में ऐसा कर रहा हो। बैरून मुल्क बैठे हुए थिंक टैंक अपने ज़रख़रीद लोगों को इस्तेमाल ही इस अंदाज में कर रहे हैं कि खा वो किसी भी मजहब मसलक से ताल्लुक रखते हों, खुद को मुसलमान ही जाहिर करेंगे। आजकल जिहाद और मुजाहिद का तो तसव्वुर ही खत्म कर दिया गया है। हालांकि आज भी मुजाहिदीन का एक बड़ा ग्रोह ऐसा मौजूद है जो इंडिया और अफगानिस्तान में कुफ्र से बरसरे पैकार है, लेकिन दुश्मन ज़रख़रीद लोगों के हाथों मुल्क दुश्मन और इस्लाम दुश्मन कार्रवाइयाँ करवा कर मुजाहिदीन बनकर उसकी जिम्मेदारी कबूल कर लेंगे, जिसे हमारा दज्जाली मीडिया चीख चीख कर कच्चे ज़हनों और कम इल्म लोगों के दिमाग में ठूसता रहता है। वरना मसाजिद में धमाके कराना, इमाम बारगाहों को निशाना बनाना, दरबारों में धमाके करना ये किसी भी मसलक या फिरके की रूह से जायज़ नहीं। और हैरानी होती है कि ऐसा करने वाले खुद को मुसलमान कहकर इकरार करते हैं और हम मान लेते हैं। अगर मुसलमानों ने ही ये सब करना होता तो क्या सिनेमा घर, क्लब, कंजर खाने और इस तरह की दूसरी जगहें कम थी बम फेंकने के लिए? गो इस्लाम ऐसी जगहों पर भी धमाके करने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम फैसले का इख्तियार सिर्फ हुकूमत वक्त को देता है। एक इस्लामी मुमलिकत का सरबराह ही बेराह रवी और फहाशी के अड्डों को कानून की रूह से बंद करने का हुक्म दे सकता है। इनफरादी तौर पर अफराद के पास सिर्फ तबलीग का हक है कि एक आदमी दूसरे को वाज और नसीहत के जरिए गलत काम से मना करे। ताकत का इतलाक सिर्फ खूनी रिश्तों तक ही महदूद होता है, वो भी उस वक्त तक जब तक कि वो बचपन या लड़कपन की उम्र में हो। उसके बाद जबरदस्ती का इख्तियार तो वहाँ भी छिन जाता है। यानी एक मुसलमान बाप इस बात का हक नहीं रखता कि बेटे के इस्लाम कबूल करने पर उसे कत्ल कर दे, वो बस उससे कतई ताल्लुक का हक रखता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे सादे अवाम इस्लाम ही का शऊर नहीं रखते। बैरूनी ताकतों के हथकंडे क्या समझेंगे? यहाँ तक तो एक शख्स जिसकी शक्ल ही मुसलमानों की तरह नहीं होती, जो नमाज पढ़ना ही नहीं जानता, दूसरे कलमे को पढ़ते हुए 10 गलतियां करता है, वो पीर बनकर लोगों को बच्चे भी अता करता है, उनकी बिगड़ी भी बनाता है और उन्हें जन्नत के टिकट भी फराहम करता है। उसके नाम पर कट मरने वाले सैकड़ों हजारों मैदान में खड़े हो जाते हैं। हम जैसे जाहिल हैं कि एक आदमी का कोई अमल इस्लाम के मुताबिक नहीं, फिर भी हमारा रहबर और कायद है। खैर, कहाँ तक रोया पीटा जाए, हिदायत देना तो अल्लाह का काम है और उसी के हाथ में है। हम सुबह सवेरे ही डी ब्लॉक से रुखसत हो गए थे। बैरड M107 हमने वहीं पर छोड़ दी थी। सरदार को क्लैशनकोफ के लिए जरूरत के मुताबिक गोलियां वहीं से मिल गई थी। पिस्तौल की गोलियां पहले ही से हमारे पास जरूरत के मुताबिक मौजूद थी। डी ब्लॉक के जुनूब की समत से एक नाला गुजर रहा था जिसके बहाव का रुख मशरिक से मगरिब की जानिब था। सफर के लिए हमने उसी नाले का रास्ता इख्तियार किया। हमें कहीं पहुंचने की जल्दी तो थी नहीं, इसलिए हम दरमियानी रफ्तार से चलते रहे।
डी ब्लॉक से नाले की तह तक चढ़ाई काफी दुश्वार गुजार थी। उसके बाद मगरिब की समत में गैर महसूस ढलान थी। नाले की तह में हल्की मिकदार में पानी बह रहा था। निहायत साफ और शफाफ और ठंडा मीठा पानी था। हमने अपने पास मौजूद पानी की बोतलों में ताज़ा पानी भर लिया, क्योंकि कुछ मालूम नहीं था कि किस जगह पर जाकर पानी हमारा साथ छोड़ दे। किलोमीटर 1.5 चलने के बाद एक रास्ता दाएं जानिब निकलता हुआ नजर आया। दाएं जानिब ही एक छोटी पहाड़ी मौजूद थी, जिस पर 2-3 घर बने नजर आए। ये रास्ता भी दाएं जानिब मौजूद पहाड़ी के दाएं हाथ आगे बढ़कर दोबारा उसी नाले से आन मिलता था जिसमें हम सफर कर रहे थे। हम आबादी को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। राजा साहब, रात गुजारने के लिए कोई जगह भी नजर में रखनी है कि आगे किसी आबादी में रिहायशी होटल मौजूद नहीं? मैंने तंजिया अंदाज में पूछा। खान साहब, सूरज तुलू हुए घंटा नहीं गुजरा कि तुम्हें रात गुजारने की फिक्र पड़ गई। उसने कंधे उचकाते हुए अपनी लांस नायकी का रोब झाड़ा। लाजमी बात है, सीनियर होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि इंतजाम और इंसराम का ख्याल रखूं। मैंने कहा, इतना ख्याल अगर तुमने लीजोना का रखा होता तो आज 2 बीवियों के खामद होते। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हें अपना राजदार बना लिया। मैंने कहा, वैसे खान साहब, एक बात मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, इस बार छुट्टी जाते हुए मुझसे ATM कार्ड लेते जाना। मैं तुम्हें $5000 दे सकता हूँ, और $5000 का मतलब है 5 लाख रुपए, बल्कि आज के हिसाब से तो ज्यादा ही बनते हैं। जाते ही जापान जाने के लिए वीजे की दरखास्त देना। सियाहती वीजा यकीनन चंद दिनों में मिल जाएगा। पासपोर्ट तुम्हारा यूं भी बना हुआ है। बात के पछतावों से बेहतर है अभी कुछ कर लो। उसने अफसरदा लहजे में कहा, पहली बात तो ये है कि क्या पता लीजोना मुझे भूल चुकी हो। इतनी खूबसूरत लड़की को कई महबूब मिल जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि वो एक लम्हे के लिए रुका और फिर अपनी बात मुकम्मल करता हुआ बोला, शायद चंद दिनों तक मैं बाप भी बन जाऊं। मैंने कहा, बाप बनने की पेशगी मुबारक हो। बाकी रही बात लीजोना की, अगर उसे तुमसे मोहब्बत थी तो फिर तुम्हारे अलावा उसे किसी की भी जरूरत नहीं होगी। अभी इतना वक्त नहीं गुजरा कि वो तुमसे मायूस हो चुकी है। मोहब्बत करने वाले इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते। वो अपना फोन नंबर और पता तुम्हारे हवाले कर चुकी है। यकीनन 1.5 साल तक तुम्हारी फोन कॉल या खत का इंतजार करेगी। और बिलफर्ज वो किसी और को अपना भी चुकी है, तब भी तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? कम से कम तुम्हारे पछतावों का तो खात्मा हो जाएगा। बाकी पैसे तो यूं भी मेरे खर्च हो ही रहे हैं। उसने फौरन मेरे आखिरी फिक्रे पर एतराज किया, अभी से पैसों के ताने देना शुरू कर दिए। मैंने कहा, ताने नहीं दे रहा, तरगीब दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कल कला को तुम मजीद पछताओ, क्योंकि अब तो रकम की गैर मौजूदगी का बहाना भी नहीं रहा। वो बोला, तुमने मुझे कश्मीरी चरवाहन की मुकम्मल बात नहीं सुनाई। मैंने कहा, दुखों को कुरेदने से कर भी हासिल होते हैं दोस्त। वो बोला, जान छुड़ाने की कोशिश न करो राजा साहब। मैंने ये सवाल उस वक्त किया था जब मौत हमसे चंद कदम के फासले पर मौजूद थी, और उस वक्त अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो अब तो जवाब देना बनता है। उसके इसरार को देखते हुए मैंने रोमाना की कहानी उसके सामने दोहरा दी। वो बोला, इसमें रोमाना ने किस जगह पर तुम्हें धोखा दिया है, जरा ये बात वजाहत करो। मेरी बात मुकम्मल होते ही उसने तंजिया लहजे में पूछा। मैंने कहा, किसी की बीवी होकर मुझसे मोहब्बत का दावा करना कहाँ का इंसाफ है? क्या ये उस शरीफ आदमी के साथ सरासर धोखा नहीं जो उसका शौहर है? वो बोला, बात तुम्हारी हो रही है हजरत, किसी शरीफ आदमी को ना घसीटो दरमियान में। मैंने कहा, यार, मेरे उसकी जानिब माइल होने की वजह ये थी कि मेरी नजर में वो कंवारी थी। अगर वो किसी और के साथ बंधी हुई थी तो उसको मोहब्बत का खेल खेलने की जरूरत ही क्या थी? क्यों उसने मेरा जज्बाती इस्तेहसाल किया? एक शादीशुदा लड़की को ये ज़ेब देता है कि वो किसी दूसरे मर्द से मोहब्बत जताए। वो बोला, तो क्या एक शादीशुदा मर्द को ये ज़ेब देता है कि वो किसी दूसरी लड़की से मोहब्बत जताए, खासकर उस मौके पर जब वो बाप बनने वाला हो? वो फौरन बात को अपनी जात की जानिब मुड़ गया था। मैंने कहा, हाँ, अगर उसने दूसरी लड़की को अपनी पहली शादी की इत्तला दे दी हो तो वो उसे बगैर किसी झिझक के अपना सकता है। मर्द को दूसरी शादी की इजाजत शरीयत देती है, फिर उसमें शुबे की गुंजाइश कहाँ रही? सरदार ने अंदेशा जाहिर किया, हो सकता है चनारे बेगम उसे कबूल न करे। अब तो यूं भी हमारे प्यार की निशानी बेटे या बेटी की सूरत में इस दुनिया में आने वाली है। मैंने कहा, इस बारे में क्या कह सकता हूँ, मुझे तो बस इतना मालूम है कि तुम लीजोना को बहुत ज्यादा चाहते हो, इतना कि मौत को करीब पाकर भी तुम्हें लीजोना को न पाने का दुख न भूल सका। और दूसरी शादी में रुकावट पहली बीवी की वजह से पड़ती है, औलाद की वजह से नहीं। उसने शरारती अंदाज में मशवरा देते हुए कहा, अच्छा, तो तुम कब चौथा धोखा खाने वाले हो? वो बोला, बेहतर तो यही होगा कि कैप्टन जेनिफर के पास अमेरिका चले जाओ और उजरती कातिल के तौर पर अमेरिका में अपनी धाक बिठा दो। यूं भी उन्होंने तुमसे अमरीकी ही मरवाने होंगे तो मारते जाओ। मेरा तो ख्याल है अमरीकियों को मारने पर तुम्हें अजर ही मिलेगा। मैंने कहा, ये फतवे अपने पास रखो हजरत, किसी भी बेगुनाह इंसान को कत्ल करना इतना आसान नहीं होता। वो मुस्कुराया, यूं ही गप रहा था, यार तुम तो महसूस ही कर गए। मैंने कहा, अच्छा, इस फजूल गुफ्तगू को छोड़ो और आगे का लाया अमल तय करो। उसने मुंह बनाकर कहा, कबील खान को ढूंढ कर कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, और लाया अमल क्या होना चाहिए? मैंने तंजिया लहजे में जवाब दिया, कबील खान तो गोया तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। वो बोला, मेरा तो ख्याल यही है कि सीधा अलाम खेल का रुख करते हैं। वहाँ अगर वो ना भी हुआ तो उसके किसी कमांडर के सामने जाकर कबील खान के लश्कर में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर करेंगे। इस तरह उसके करीब जाने का मौका मिल जाएगा।
मैंने कहा मोहतरम जनाब सरदार साहब, क्या वो हमारी शनाख्त नहीं पूछेंगे? वो बेपरवाही से बोला तो पूछ लें, हमारे पास शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं, दिखा देंगे। मैंने कहा और जब वो अपने किसी आदमी को हमारे घर का पता बताकर हमारे बारे में मालूमात लेने की कोशिश करेंगे तो ये जानकर उन्हें अजहद खुशी होगी कि सरदार साहब का ताल्लुक पाक आर्मी से है, और इसी खुशी में वो खान साहब को इज्जत व एहतराम के साथ लकड़ी के ताबूत में लिटा कर मर्दान भेज देंगे, जिस पर खूबसूरत लिखाई में दर्ज होगा, ऐन आशिक का जनाजा जरा धूम से निकले। वो फौरन अपनी गलती तस्लीम करता हुआ बोला, ओह उस तरफ तो मेरा दिमाग नहीं गया था, क्योंकि वो तो मिस ली जोना अपने साथ जापान ले गई होगी। सरदार की जहनी रूह फिर से ली जोना की जाने मुड़ गई। उसने कहा, वैसे ली जोना का इस्लामी नाम क्या रखना चाहिए? मैंने कहा, हजारों नाम है, कोई भी अच्छा सा नाम रख लेना, मसलन अल्लाह वसाई, जन्नत बीबी, फतेह बीबी, बेगमा, बख्त सवाई, कर्मा भली वगैरह वगैरह। मुझे कड़े तेवरों से देखते हुए उसने दांत पीसे, ली जोना ही ठीक है। मैंने कहा, तो तुम्हारी पहली बीवी का नाम कौन सा इतना आला है? भला चुनारे भी कोई नाम होता है, और अब बेटा हो तो उसका नाम कीकर खान रख लेना, और बेटी हुई तो टाली बेगम। वो जल्दी से बोला, हम कबील खान को ढूंढने का लाया अमल तय कर रहे थे। मैंने कहा लगाते हुए तायदी अंदाज में सर हिलाया, बिल्कुल। वो बोला, अगर सबील खान मेरा मतलब है अल्फा 2 से राब्ता कर लें। मैंने कहा, नहीं, मेजर साहब ने तो बताया था कि वो सिर्फ राब्ते का जरिया है, उसके अलावा उससे कोई उम्मीद रखना नहीं चाहिए। सरदार ने हार मानते हुए कहा, तो फिर तुम ही कुछ फूटो। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि अलाम खेल जाते हैं, वहाँ किसी गैर मुताल्लिक शख्स से कबील खान के मुताल्लिक मालूमात लेने की कोशिश करेंगे, और उसके सामने हम खुद को कबील खान के लश्कर में शामिल होने का ख्वाहिशमंद बताएंगे, लेकिन कबील खान के किसी कमांडर या खुद उससे मिलने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर कबील खान के किसी आदमी से टाकरा हुआ तो खुद को मुजाहिदीन का आदमी बता देंगे और कह देंगे कि पहली बार अफगान बॉर्डर उबूर करने जा रहे हैं। वो बोला, लगता है मेरी सोहबत का तुम पर असर पड़ता जा रहा है, तुम भी कुछ बेहतर सोचने लग गए हो। मैंने कहा, तुम्हारी तो अल्फाज मेरे गले में घुट गए थे। उस जगह नाला शुमाल की जानिब मुड़ रहा था। मोड़ काट कर मेरी नजरें जूं ही सीधी हुई, मुझे सामने एक पत्थर के साथ 5 आदमी बैठे नजर आए। 3 के पास क्लैशनकोफ मौजूद थी, अलबत्ता 2 आदमी खाली थे। हमें देखकर उन्होंने किसी किस्म का रद्द अमल जाहिर नहीं किया था। उनके करीब पहुंचने पर न चाहते हुए भी मुझे सलाम कहना पड़ा, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने खुलूस भरे लहजे में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। करीब से उनके चेहरे देखते हुए मुझे एक खास किस्म की चमक नजर आई। वो दहशतगर्द नहीं लगते थे। मैंने दहशतगर्दों के चेहरों पर एक अजीब सी वहशत और वीरानी देखी थी, उसके बरक्स उनके चेहरों पर बला का सुकून और इत्मीनान था। वो बोले, बैठो भाईजान, कहवा पियो। उनके हाथ में उस वक्त कहवे की प्यालियां थीं। उन्होंने कहवे की दावत देते हुए देर नहीं लगाई। जज़ाकल्लाह कहकर मैंने सरदार को बैठने का इशारा किया। हमें कहवा पीने की दावत देने वाले ने ड्रैगनॉफ की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, बड़ी प्यारी राइफल रखी हुई है। मैं राइफल उसकी जानिब बढ़ाते हुए जवाब दिया, जी बस शौक था ड्रैगनॉफ राइफल का, कुछ रकम जमा हुई तो पूरा किए बिना रहा न गया। वो बोला, खाली शौक ही है या इसके इस्तेमाल से भी वाकिफ हो? वो खूबसूरत मुस्कुराहट होंठों पर सजाते हुए मुस्तफसिर हुआ। मैंने कहा, शौक तो शौक होता है अमीर साहब। मैंने भी जवाबन भरपूर मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली, और मेरा ख्याल है जब बात शौक की आ जाए तो सब सवाल बेकार जाते हैं। वो बोला, बात तो सही है। टेलीस्कोप साइट के हिफाजती कवर उतार कर उसने कोहनियों को अपने घुटनों पर टिकाया और दूर पहाड़ी की चोटी पर शिस्त साधने लगा। एक जवान ने कहवे की भरी प्यालियां हमारी तरफ बढ़ाते हुए सवाल किया, आप गालिबन कबील खान के लश्कर से ताल्लुक रखते हैं? मैंने गोलमोल अंदाज में कहा, बस यही समझ लो। वो बोले, झूठ ना बोलो जवान। उधेड़ उम्र के एक आदमी ने, जिसे मैंने अमीर साहब कहा था, ड्रैगन ऑफ राइफल मेरी जानिब बढ़ाते हुए नासिहाना लहजे में कहा। मैंने कहा, आपको कैसे मालूम कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं सवाल करने से बाज नहीं आया था। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया, ये मेरा मुशाहिदा है। मैंने कहा, अगर हम कबील खान के लश्कर में शामिल होने के इरादे से जा रहे हों तो क्या फिर भी मेरे बोले गए अल्फाज झूठ होंगे? उसने मेरी बात का जवाब देना जरूरी न समझा। कहवा ठंडा हो रहा है। खामोश बैठे सरदार ने पूछा, क्या आप भी कबील खान के लश्कर से ताल्लुक रखते हैं? उसने नफी में सर हिला दिया, नहीं। उसके साथ बैठे हुए एक और जवान ने कहा, हम मुजाहिदीन के खिदमतगार हैं। मुजाहिदीन के बारे में मुझे मालूम हुआ था कि वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलते थे। उसके बताने से पहले ही मैं उनके बारे में ये अंदाजा लगा चुका था, लेकिन उसके जवाब से तो तस्दीक भी हो गई थी। गुफ्तगू की इब्तिदा करने वाले ने पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैंने असल नाम बताने में कोई कबाहत नहीं समझी थी। मैं ज़ीशान हैदर हूँ और ये सरदार खान है। उसने कहवा हमें देते हुए इशारा किया, मेरा नाम अब्दुल हक, ये अहमद और ये कासिम। और उसने खुद को मुजाहिदीन का खादिम कहने वाले की तरफ इशारा किया, ये सुभान और अब्दुल मालिक हैं। मैंने कहा, कहवे के लिए शुक्रिया अब्दुल हक भाई। मैंने गोया जाने की इजाजत चाही। वो बोला, वैसे मेरा मशवरा मानो तो कबील खान के लश्कर में शामिल होने की बजाय वापस चले जाओ तो बेहतर होगा। अब्दुल हक नसीहत करने से बाज नहीं आया था। मैं खड़ा होने का इरादा मौखर करते हुए बोला, अब्दुल हक भाई, अगर हमसे कोई रस्ते में तारुफ पूछे तो क्या हम उन्हें ये कह सकते हैं कि हम मुजाहिदीन के खादिम हैं? वो गहरी निगाहों से मेरा जायजा लेते हुए कहने लगा, मैं झूठ बोलने की तायद कैसे कर सकता हूँ? मैंने कहा, मेरा ख्याल है हालत जंग में दुश्मन को गलत फहमी में मुब्तला करना झूठ के जुमरे में नहीं आता। वो बोला, हमारे कमांडर का नाम
नाम हबीबुल्लाह यूसुफजई है। कार्रवाई का इलाका जलालाबाद है। ज़ेली ग्रुपों में एक एहतशामुल्लाह महसूद, अब्दुल्ला खान झंगवी और असदुल्लाह बाबर ग्रुप शामिल हैं। उसने अपना मुफस्सिल तारुफ करवा कर गोया हमें इजाजत दी थी कि हम उनका नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पूछा, अब्दुल हक भाई, क्या दहशत गर्दों से छीना हुआ असलहा जिहाद में इस्तेमाल हो सकता है? उसने इस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया, बिलाशुबा इस्तेमाल हो सकता है। मैंने कहा, अगर आप जेड़ा कील और लगी नराय पहाड़ी के दामन तक जाने की जहमत कर सकें तो वहाँ 6 क्लैशनकोफें हमने छुपाई हैं। उसने 100-200 गज दूर एक पत्थर की जानिब इशारा किया। सामने नाले में पत्थर की बड़ी चट्टान के ऊपर पड़ा छोटा पत्थर नजर आ रहा है। साफ नजर आ रहा था कि किसी ने निशानेबाजी के लिए वो पत्थर वहाँ रखा है। वो बोला, ये पत्थर हम ही ने रखा है और अब कहवा पीने के बाद हम उसे निशाना बनाने वाले थे। मैंने हैरानी भरे लहजे में पूछा, ठीक है, लेकिन आप गुफ्तगू को इस रुख मोड़ क्यों लाए? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। उसने गहरी नजर से मेरा जायजा लेते हुए पूछा, क्या आप एक ही गोली से उस पत्थर को निशाना बना सकते हैं? झूठ न बोलना। सरदार ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, अब्दुल हक भाई, सच तो ये है कि अगर ये पत्थर मौजूदा फासले से 3 गुना फासले पर भी पड़ा होता तो ज़ीशान भाई उसे पहली गोली में निशाना बना लेगा। अब्दुल मालिक ने सरदार की बात की हकीकत जानने की कोशिश की। चलो एक गोली जाया कर ही दो। राइफल कॉक करके मैंने 200 रेंज लगाई और उस पत्थर का निशाना साधते हुए फौरन गोली चला दी। मैंने 2-3 सेकंड से ज्यादा शिस्त नहीं ली थी और ना मुझे 200 मीटर के फासले पर इतना वक्त खर्च करने की जरूरत थी। पत्थर की चट्टान पर रखा हुआ वो छोटा पत्थर जाने उड़कर कहाँ गायब हो गया था। अब्दुल हक ने फौरन पूछा, तो गोया परसों कबील खान के आदमियों से आपकी झड़प हुई थी? मैं मुस्कुराया, क्या इस सवाल का जवाब देना जरूरी है? वो बोला, और आप खुद को SS कह रहे थे, है ना? मैंने कहा, क्या कह सकता हूँ? मैंने उसकी तायद या तरदीद की कोशिश नहीं की थी। वैसे आपको कैसे मालूम? वो बोला, मुखाबरा हमारे पास भी मौजूद है। वो आई कॉम को मुखाबरा कहते हैं और इत्तेफाक से उस वक्त हम लगी नराय में मौजूद थे। फायरिंग की शदीद आवाज सुनकर मैंने एक करीबी टेकरी पर चढ़कर मुखाबरा ऑन किया। वहाँ पर सारी गुफ्तगू सुनी। मुझे रोशन खान से उसकी बुजदिली की तवक्को नहीं थी। सरदार ने कहा, मौत को सामने पाकर बड़े बड़े हिम्मत हार जाते हैं। अहमद ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, वैसे तुमने उसे फंसा कैसे लिया था? जवाबन मैंने रोशन खान के फंसने की जगह के बारे में थोड़ी सी वजाहत कर दी। वो बोला, चंद दिन पहले उनसे तुम्हारी जेड़ा केल पर भी एक झड़प हुई थी। उसके बारे में मुझे लगी नराय के एक दोस्त से मालूम हुआ है। सरदार ने जवाब दिया, हाँ, पर उन्होंने हमें रात के वक्त घेर लिया था। अब्दुल हक असल मौजू की तरफ पलटा, आप लोगों ने वो हथियार किस जगह पर छुपाए हैं? जवाबन सरदार ने उन दोनों जगहों के बारे में मुफस्सल तौर पर समझा दिया। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे अब आप लोग ये कहने में हक बजाने में होंगे कि आप मुजाहिदीन के खिदमतगार हो। हम दोनों के साथ बाकी सब भी मुस्कुरा पड़े। मैंने साफ गोई से कहा, वैसे मैं इतनी ज्यादा बातों के इंकशाफ के बाद पशेमानी महसूस कर रहा हूँ। अब्दुल हक ने धीमी मुस्कुराहट से जवाब दिया, जवान, समझो तुम्हारी हमसे कोई बातचीत हुई ही नहीं। ये बातें यहीं दफन हो गई हैं। हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे, हम सिर्फ उतनी ही बात किसी दूसरे को करेंगे जितनी का हमें खुद से पता है। मैंने फौरन कहा, हमें आपकी जबान पर मुकम्मल एतबार है। उसने तायदी अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुसलमान की एक ही जबान होती है। मैंने कहा, वैसे अब्दुल हक भाई, अगर बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं? वो बोला, मेरे दोस्त, किसी बात का बुरा मानना एक गैर इरादी फेल है और ऐसा फेल जिस पर मेरा इख्तियार ना हो उसका वादा मैं कैसे कर सकता हूँ? अलबत्ता खफा ना होने का वादा कर सकता हूँ। मैंने जल्दी से कहा, हाँ, बस मेरा भी यही मतलब था कि आप खफा ना होना। उसने इजाजत देते हुए कहा, पूछो। मैंने कहा, जब आप कबील खान को बुरा समझते हो तो उसके साथ मुआहिदा क्यों किया है? मुजाहिदीन को उसके खिलाफ भी तो जिहाद करना चाहिए। वो मुस्कुराया, अच्छा सवाल है। सरदार मुसिर हुआ तो जवाब भी देना। वो बोला, दोस्तों, सीधी बात यह है कि हमारी तादाद इतनी ज्यादा नहीं कि हम अमेरिका, उसके इत्तेहादियों और अफगान फौज के साथ साथ वजीरिस्तान के इन दहशतगर्द सरदारों से भी नबर्द आजमा हो सकें। उनके साथ लड़ाई करने की वजह से हमें सरहद उबूर करने में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से उनके साथ मुआहिदा करना हमारी मजबूरी है। मैंने तलखी से कहा, तो क्या मजबूरी में दीन और वतन के दुश्मनों से मुआहिदा कर लेना जायज है? उसने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना जाकर वहाँ मौजूद यहूद कबाइल से मुआहिदा किया था ताकि मुसलमान यकसू होकर मुशरिकीन मक्का का मुकाबला कर सकें। गो उसमें भी कई हिकमतें थीं कि वो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला था। बहरहाल आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब्दुल हक की दलील ऐसी नहीं थी कि उसका जवाब दिया जा सकता। मैंने खामोशी से सर झुका लिया। अब्दुल हक ने मुझे खामोश पाकर कहा, अल्लाम खेल में आप कमांडर अब्दुल रशीद बेटनी के घर कयाम कर सकते हो। उन्हें सिर्फ मेरा हवाला देना काफी होगा। हम फिलहाल जेड़ाकेल जा रहे हैं, कल ही लौटेंगे। उसकी बात पर हम दोनों के चेहरे खिल उठे थे। उसके बावजूद मैंने अंदेशा जाहिर किया, कहीं हमारी वजह से आप लोगों पर कोई आंच ना आ जाए। अब्दुल हक खुलूस से बोला, हमारा ताल्लुक भी पाकिस्तान से है भाई।
बाकी अपने तरीक़ाकार में इख्तिलाफ सही, मकसद तो अपना एक ही है ना। सरदार ने साफ गोई से एतराफ़ किया हमें वाकई एक ठिकाने की जरूरत थी जहाँ सर छुपाकर हम कबील खान के खिलाफ काम कर सकते। वो बोला ठिकानों की फिक्र न करो, अलबत्ता उसके खिलाफ हम आपकी जिस्मानी मदद नहीं कर सकेंगे। मुआहिदे की रूह से हम इसके पाबंद हैं। उसके किसी आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते और आप दोनों का हमसे ताल्लुक फकत मेहमान का है। अलबत्ता उन्हें इस बारे में मालूम हो गया कि उनके दुश्मनों ने किस जगह पनाह ले रखी है तो फिर आपके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। हमारे ठिकाने पर वो बेशक हमला नहीं करेंगे, लेकिन बाहर निकलने पर तो वो आपके खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं। सरदार ने कहा हमें इसके अलावा कोई मदद नहीं चाहिए अब्दुल हक भाई। कासिम ने मशवरा दिया मेरा ख्याल है अब रुखसत ली जाए और तमाम अपना अपना सामान संभालते हुए खड़े होकर एक दूसरे से अलविदाई मुआनिका करने लगे। सबसे आखिर में अब्दुल हक से मिला। उसने मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहा मुझे आपका निशाना पसंद आया। मैंने कहा शुक्रिया अब्दुल हक भाई। वो बोले अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाबी से हमकनार करे और दुआ देते हुए वो रुखसत हो गए। आप लोगों को भी फतह मुबीन नसीब हो, जवाबन कहकर हम भी अपने रास्ते हो लिए। उनसे थोड़ा दूर आते ही सरदार ने गुफ्तगू की इब्तिदा की। वैसे ये कोई गायबाना सी मदद नहीं मिल गई हमें। मैंने कहा अल्लाह पाक हर कदम पर अपने बंदों की मदद करता है खान साहब, चाहे वो बंदा तुम्हारी तरह लफंगा ही हो जो किसी काफिर लड़की से मोहब्बत करता हो या मेरी तरह मजलूम जिसे मुसलमान लड़की भी मुयस्सर ना हो। सरदार बोला यार राजे खुदा का खौफ करो, अब यहाँ लीजोना का जिक्र न करना। सरदार का लहजा रो देने वाला था। मैंने कहा यूं ही तुम्हारे करतूत देखकर मैं बोल नहीं पाया। वो तुर्की ब तुर्की बोला अपने करतूत भूल गए हो जब एक शादीशुदा लड़की के लिए इंडिया की मार्केटों में खरीदारी करते फिर रहे थे। मैंने कहा तब तो मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था, फौरन बोला और तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि वो मुसलमान होने को तैयार है। मैंने कहा मुसलमान हुई तो नहीं ना। बोला वो भी गैर शादीशुदा तो नहीं थी ना। इसी तरह की नोक झोंक में हम उस नाले से निकलकर एक आबादी में दाखिल हुए। नाले का पानी जुनूब की तरफ से आने वाले नाले के पानी में शामिल होकर शुमाल की जानिब बहने लगा था। नाले के पार जाने के लिए हमें लाजिमन जूते उतारने पड़ते अगर दरमियान में बड़े बड़े पत्थर रख कर रास्ता न बना होता। आबादी से बाहर एक बूढ़े आदमी से अलाम खेल का रास्ता मालूम करने पर उसने 200-300 गज दूर एक सड़क की जानिब इशारा करते हुए कहा उस सड़क पर सीधा चलते जाओ। उसका शुक्रिया अदा करके हम उस छोटी सी आबादी में दाखिल हुए बगैर सड़क की जानिब बढ़ गए। हमें सड़क पर रवाना हुए आधा घंटा गुजरा होगा कि एक डबल कैबिन धूल उड़ाती हमारे करीब से गुजर गई। उसकी बॉडी में भी चंद हथियार बरदार मौजूद थे। न जाने वो मुजाहिदीन थे या कबील खान जिसे किसी दहशतगर्द की लश्करी। इसी वजह से हमने उनसे लिफ्ट नहीं मांगी थी। उसके बाद भी 2 गाड़ियां हमारे करीब से गुजर गईं, मगर हम गपशप करते पैदल ही चलते रहे। डी ब्लॉक से हम मुसलसल उतराई में चलते हुए आए थे, लेकिन नाले के इख्तिताम पर हम जूं ही उस शवाल वादी में दाखिल हुए थे हमें ऊंचाई चढ़ना पड़ गया था। गोई ये चढ़ाई कहीं हमवार जमीन की सूरत और कहीं छोटी मोटी टेकरियों की बुलंदियों की सूरत में थी। बीच में मगरबी पहाड़ों से आए हुए नाले भी कहीं कहीं से गुजर रहे थे। कुछ बिल्कुल खुश्क थे, कुछ में पानी की मिकदार हल्की थी और 1-2 नाला ऐसा भी था जिसमें पानी की मिकदार निस्बतन ज्यादा थी। हम कहीं सुपहर ढले ही अलाम खेल पहुंच पाए थे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।